देखिए, जब एजियोट्रॉप्स की बात हो रही थी तो कुछ चीजें, एक बोर्ड विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है। एजियोट्रॉप्स का मतलब ही होता है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है। कैसा है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। और सिर्फ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं है, बल्कि इनकी कंपोजिशन भी क्या होती है? यूनिफॉर्म। कंपोजिशन भी कैसी है इनकी? यूनिफॉर्म। ठीक है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि इन दो लिक्विड्स को, बेसिकली दो लिक्विड से बने होते हैं एजियोट्रॉप, इन दोनों लिक्विड्स को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक नजदीक ही आ गया। ठीक, जैसे एजियोट्रॉपिक, अगर मुझे आपको बताना हो तो है क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? क्या अगर एक ग्राफ प्लॉट करना हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। आपने ये ग्राफ प्लॉट किया, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ वेपर और लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ना दो चीजें आपको दिखाई देंगी। पहला पॉइंट तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ये वो कॉम्पोजिशन है बच्चों, ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों की कॉम्पोजिशन क्या हो गई है? यूनिफॉर्म हो गई है। इससे नीचे नीचे जितना भी पोर्शन है इस ग्राफ को अगर स्टडी करें तो ये सारा का सारा पोर्शन क्या शो कर रहा है? लिक्विड फेज को। ये वाला सारा फेज क्या शो कर रहा है? वेपर ओनली। नीचे वाला क्या है? लिक्विड ओनली। ये वो फेज आया जिसको हम लोग कह रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये वाला। इस फेज में वेपर और लिक्विड की कंपोजिशन का पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली दोनों की वेपर एंड लिक्विड, लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाती है थ्रू आउट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में, जिसको हम लोग एजियोट्रॉप कह रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों की कंपोजिशन कैसी हो गई है? सेम हो गई है थ्रू आउट। मान लो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी देखूं x और y की फॉर्म में, तो यहाँ पर x कितना था हमारा? मान लो 100% था, y कितना था? 0% था। इस वाले फेज में क्या हो गया? x कितना हो गया? कंपोजिशन चेंज हो रही है हमारी। x हो जाएगा हमारा, यानी अगर ये लिक्विड है, ये अब वेपर बन जाएगा मैक्सिमम, हाँ या ना? तो वही सेम स्टोरी जैसे आपने पहले पढ़ी थी राउट्स लॉ के केस में, कि कंपोजिशन की वेरिएशन होती है। अगर पहले मोल फ्रैक्शन ए का ज्यादा है तो बी का कम होता है, जब बी का ज्यादा होता है तो ए का कम होता है। ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन मतलब की बात हमारे लिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट से रिप्रेजेंट होना शुरू होता है। ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो गई। क्या हो गई? लिक्विड कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन क्या हो गई है? यूनिफॉर्म हो गई है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सभी लोग बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। आयुष, यस सर। भूमि, धैर्य, कुणाल, लव, नव्या, रोशनी, सिमरन। यस सर। चलो आगे देखो। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं ये दो तरह के हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और नाम में ही डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो टाइप के हैं। पहला, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नाम में ही डेफिनेशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और दूसरा क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पहला क्या है?
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पहले आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताओ, अगर आपको दो सॉल्यूशंस दी हुई हैं, एक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है, पहली कंडीशन। दूसरा, एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक इंटरेक्शन है। तो आप मुझे बताओ किस केस में आपको बॉइलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी? जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगी। जिसमें इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, ऑब्वियस सी बात है, उस केस में मुझे बॉइलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, हाँ या ना? इज इट क्लियर टू ऑल? अरे जिसके बॉन्ड स्ट्रांग है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? कॉमन सेंस बताओ। अरे यस सर। जिसके अंदर बच्चों, जिसके अंदर बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको आपको हीट करना पड़ेगा। और बॉन्ड स्ट्रांग के लिए हमने कौन सी डेविएशन पढ़ी थी, आपको याद होगा, नेगेटिव डेविएशन, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम बॉइलिंग, चाहो तो लिख लो एक लाइन में, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, maximum boiling azeotrophs are the solutions, maximum boiling azeotrophs are the solution which shows negative deviation. That is they boil at temperature, that is they boil at temperature higher than, that is they boil at temperature higher than that of pure component, higher than that of pure component. समझ आ गए सभी को? क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। बताओ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता होगा फिर? अगर मैक्सिमम ये है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सी डेविएशन शो करता होगा? पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। लिख लीजिए इसका आंसर, अपने आप ही इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। पानी का बॉइलिंग पॉइंट H2O का लगभग कितना होता है, जल्दी बोलो। पानी कितने बॉइल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? ये होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल, और HCl जो होता है हमारा वो बॉइल हो जाता है लगभग अराउंड 108 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। लेकिन इन दोनों से बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का, वो 110 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस। एग्जांपल ले सकते हो H2O और HCl। ऐसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करें तो H2O ले लो और इथेनॉल ले लो। H2O कितने बॉइल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और इथेनॉल जो होता है ये 78। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री होता है। भैया फिर जो वाटर है वो ज्यादा वॉलेटाइल हुआ ना HCl से? ऑब्वियस ही बात है, लेकिन हाईली वॉलेटाइल होने के बावजूद भी उड़ कितने पे रहा है अब ये? 110 पे ही उड़ेगा, उससे पहले नहीं उड़ेगा, क्योंकि अब ये दोनों एक साथ उड़ेंगे। समझ आ रहे हो?
मैंने बताया था आपको एजियोट्रॉप बनने का मतलब ही क्या है, एक ने दूसरे का, दूसरे ने पहले वाले के बॉइलिंग पॉइंट पे असर डाल दिया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात Yes, समझ sir. आई रोशनी एंड ऑल? यस सर। चलिए, तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट था एजियोट्रॉप्स के बारे में। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिर कॉपी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए, अब एजियोट्रॉप्स के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है आज इस चैप्टर की। मतलब समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ना, वो अब शुरू होता है। अभी तक तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हम कर रहे थे। अब शुरू होता है टॉपिक जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा मैंने? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही बताऊंगा। पहले पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये सुन लीजिए। सुना है कभी किसी ने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? किसी बच्चे ने सुना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में? एनीवन? नहीं सुना? देखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी, अगर मैं आपसे बात कहूं तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है, पहली बात तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, ठीक। और ये डिपेंड किस पे करती है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। क्या कहा मैंने? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? पहले तो ये बताओ मुझे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, जल्दी बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। और ये डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ये अंडरलाइन कर लेना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। याद रहेगा? जल्दी बोलिए। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। फिर से बताइए, व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड करती है नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, वर्ड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये ना तो डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उस पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, वो भी किसके? सॉल्यूट का। मैंने आपको याद होगा कहा था चैप्टर की शुरुआत में कि इस चैप्टर में जो विलन है ना, वो विलन है आपका सॉल्यूट पार्टिकल, और इसी के नंबर पे सब कुछ डिपेंड होने वाला है। तो सबसे पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का जो हम स्टडी करेंगे, तो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी आएगी, उस कॉलीगेटिव, ये चार होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली क्या है प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन कौन सी हैं चार प्रॉपर्टीज? जल्दी बताइए। Relative lowering of vapor pressure, और दूसरी कौन सी है? ये तो पहली हुई ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक। अब देखो मैं इसमें ना एक को अगर आप ढंग से समझ लोगे ना तो बाकी सारी समझना आपके लिए बहुत आसान है। पहली जो प्रॉपर्टी ये बता रहा है इसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, शुरुआत करें इसकी, ये रब कर दूं बाकी सारा। Yes, sir. चलिए, पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली बात तो इसका संधि विच्छेद कर लो। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक कंटेनर है, ये मैंने पहले समझाया था आपको वैसे, ठीक है, आपको याद आ जाएगा तुरंत मेरे समझाते ही। आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? लिक्विड, वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो इस सरफेस के ऊपर मौजूद पार्टिकल्स करेंगे। जल्दी बोलिए, हाँ है ना? Yes, sir. यानी इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो प्योरली डिपेंड किस पे करेगा? अभी के लिए इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो डिपेंड किस पे करेगा बच्चों? अरे इस सॉल्वेंट पे तो करेगा, या और कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आके? क्लास, मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जितने लोग को इतनी बात समझ आई प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट। पहले तो हाथ ही खड़ा करो। आधों को समझ आ रहा, आधों को नहीं आ रहा, और जिनको नहीं आ रहा वो पूछ भी नहीं रहे। आयुष आपको समझ आ रहा है? मोनिका और नव्या, भूमि, Yes, आयुष sir. क्लास में है आप? आयुष क्लास में Yes, है? sir. यहाँ मैं जो बात कह रहा हूँ वो सबको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने कहा आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड है, खाली सॉल्वेंट है, और उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट ओनली। इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से इस कंटेनर में प्रेशर आया। तो क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं इसी कंटेनर के अंदर, मान लीजिए मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसी कंटेनर के अंदर जिसमें सॉल्वेंट मौजूद था, इसमें मैंने ऐड कर दिया सॉल्वेंट, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर दिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बताओ क्या होगा ऐड करने से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट? जल्दी बताओ। So surface पे जो solute बहुत बढ़िया, सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। मान लो इसका जो प्रेशर था वो P0 था और इसका इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो PS है। आया ना? Yes, sir. आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आउट ऑफ P0 एंड PS विच वन इज ग्रेटर एंड वाई? इन दोनों में से ज्यादा कौन है? P0 ज्यादा है या PS ज्यादा है? P0. ऑब्वियस सी बात है, P0 की वैल्यू PS से ज्यादा है, होनी भी चाहिए, क्योंकि P0 तो प्योर सॉल्वेंट है, पार्टिकल्स आसानी से एस्केप कर रहे हैं, जबकि PS क्या है? PS क्या है? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं, सॉल्वेंट भी है, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से जो सॉल्वेंट था उसका एस्केप करने का रेट कम हो गया है। हाँ या ना? Yes, sir. और अगर ऐसा होता है तो जो रिजल्टिंग प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अब हम इसमें मैथ्स यूज करेंगे, बेसिक मैथ्स, और आप लोगों को भी आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कितना कम हुआ उसको बोलते हैं इंग्लिश में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, निकालना है मुझे। तो एज पर मैथ्स जब हम लोअरिंग निकालते हैं, कमी निकालते हैं,
तो कमी कैसे निकाली जाती है? बड़े में से किसे माइनस कर देते हैं? छोटे वाले को। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा कौन है? पी नॉट छोटा कौन है? पीएस। पीएस। तो पी नॉट माइनस पीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हाँ या ना? Yes, sir. यस अच्छा, अब उसने कहा एक वर्ड रिलेटिव। रिलेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। इनिशियली खाली कौन था मेरे पास? P naught. सॉल्वेंट था ना। तो अगर पी नॉट माइनस पी एस ये वाली टर्म लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये अगर पूरी टर्म निकाल लूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिलेटिव लोअरिंग को, हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी बोलिए। यस सर। ये जो टर्म आई है हमारी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये लोअरिंग कराई किसने? Solute particles. सॉल्यूट पार्टिकल्स ने। परफेक्ट। सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले किसमें आपने? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में। तो क्या ये मैंने लिखा है, जो लिखा है वो सही लिखा है, गलत लिखा है? जल्दी बोलिए। यहाँ पे N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ Moles. ऑफ सॉल्यूट। Yes, sir. N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने आपको कहा था, याद हो तो, इस चैप्टर में जो पंगेबाज है वो कौन है? Solute. Solute. इसीलिए आपने देखा कि जो प्रेशर में डिक्रीज हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? सॉल्यूट था। लेकिन सॉल्यूट निकालना किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। इसीलिए N2 अपॉन N2 प्लस N1 करना पड़ा, हाँ या ना? Yes, sir. इसका अगर फॉर्मूला निकालूं, खोल दूं इसको, तो और क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लस W1 अपॉन M1। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। क्विकली रेज योर हैंड जिन्हें समझ आ गए पूरा। आयुष और मोनिका समझ नहीं आया? आयुष मोनिका क्लास में है या नहीं? पता नहीं है नहीं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, बाकी लोगों को? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हमें आता है नहीं आता। ठीक है, दो क्वेश्चन। Yes, sir. चलो लिखो। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले एक इजी सा कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा टिपिकल दूंगा। पहले थोड़ा इजी वाला कर लो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर, इसे रब कर दो। देखो, वेपर प्रेशर of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 ग्राम यूरिया, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 is dissolved in 850 gram of water. Calculate
vapor pressure of water for this solution, for this solution and its relative flow rate. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले तो मुझे ये बताओ, क्या गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, पढ़ के बताओ जरा. Vapor pressure of water. वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट हो गया. Yes. कितना है पी नॉट की वैल्यू? 23.8 23.8. mmHg. ठीक है, और क्या गिवन है? गिवन Mass मास of क्या है सॉल्यूट का? सॉल्यूट तो यूरिया है ना, तो यानी कि W2 कितना हो गया? 50 ग्राम. गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2 50 हो गया. इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं. कितना हो जाएगा? 14 और 2 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया? 44 प्लस 6 प्लस 16 60 आ गया. 60 आ गया मॉलिक्यूलर मास इसका. जल्दी बोलिए. यस भैया. अच्छा, Yes, sir. यानी कि सॉल्यूट की सारी कहानी आपको चल गई पता. आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो गिवन मास भी पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास भी चल गया पता. इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर. यानी क्या गिवन है? W1 solvent. कितना हो गया? 850. और पानी का मॉलिक्यूलर मास आप जानते ही हो कितना होता है? 18. 18. बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अब तो कुछ है ही नहीं सॉल्व करने लायक. क्या करना है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू 50 अपॉन 60, 50 अपॉन 60 प्लस 850 अपॉन 18. क्या मेरी बात समझ आ गई? आया ना? Yes. Yes, sir. क्या गिवन है इसमें? P नॉट की वैल्यू गिवन है, तो क्या करोगे? 23.8 माइनस P नॉट इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेना इसको, यहाँ से PS की वैल्यू निकाल. क्या मेरी बात समझ आ रही है? सॉरी, नीचे Yes, नीचे भी 23.8 हो जाएगा. हाँ या ना? हाँ जी Yes, sir. sir. हो जाएगा. चलिए एक और करिए. बोलो, क्या कॉपी कर रहे Yes. हो? कॉपी कर लिया? Yes, sir. हो गया. नो भैया. हो गया बेटे? यस भैया. डन. Yes, sir. चलिए लिखिए जरा. द वेपर प्रेशर of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molal, molar मतलब मोलालिटी गिवन है, 1 molal solution of non volatile solute in it. वेपर प्रेशर दिया हुआ है पानी का. पानी मतलब क्या चीज गिवन है इस क्वेश्चन में? Solvent. प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट? Pure solvent. जोर से बोलो. Pure solvent. सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हो गया हमारा कितना? 12.3 किलो पास्कल. हाँ या ना? अब एक Yes, मोलर sir. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर मोलालिटी का फॉर्मूला याद हो आप लोगों को, तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन वेट ऑफ केजी. सॉल्वेंट इन केजी.
तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि अगर ये 1 मोल आ रहा है, इसका मतलब 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर? क्यों भाई, क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से एक काम मेरे को जो फायदा करेगा वो ये है कि मुझे ये आइडिया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं डायरेक्टली। एक, अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं क्या? सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना है गिवन मास? 1000 ग्राम अपॉन कितना होता है पानी का मॉलिक्यूलर मास? 18। 1000 कहां से आया, समझ आ रही है? अरे ये मास नीचे 1 kg दिया हुआ है, 1 मोल अपॉन kg। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 1000 अपॉन 18 करूंगा, कितना आ जाएगा? 55.5 मोल्स आ जाएगा। सही है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया लगभग आपका। अब क्या करना है, खाली वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 55.5। कितनी है पी नॉट की वैल्यू? 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 56.5। कितने लोगों को सॉल्व करना आता है, कर लोगे? Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड। चलो गुस्सा मत कर। Excuse me, भैया, हाँ जी बोलिए। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 के लिए क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल सोल्यूट सॉल्यूट। अपॉन अब मेरी मोलारिटी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है? 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। समझे? पर हमें ये भी तो नहीं बोला कि सॉल्वेंट का भी टेस्ट है। हाँ, पर हमें ये भी तो नहीं बताया कि वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg क्वेश्चन है। सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg थोड़ी बताया है। अभी तो मोलारिटी 1, उसने ये कह दिया ना कि मोलारिटी 1 है। 1 मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। समझी रोशनी? नहीं अरे मोलारिटी का तो ये फॉर्मूला आता नहीं क्या बेटा? आता है। तो फॉर्मूला ही तो लगाया है हमने यहाँ पे। मोलारिटी का फॉर्मूला है मोल पर केजी। अगर मोल 1 है तो ऑब्वियसली बात है वेट कितना होना चाहिए? 1 kg तो होना चाहिए, तभी तो उसका रेशियो 1 आएगा, क्योंकि मोलारिटी है। रोशनी हाँ जी भैया, समझ आ गया। समझ आ गई? ऐसी तो बहुत बेसिक बात थी बेटा। अच्छा एक काम करो, दोबारा रिजॉइन करो सभी लोग, लेस देन 1 मिनट रह गए, दोबारा रिजॉइन करो। Sir. हाँ जी Okay, sir.